नमस्ते। आज हम भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे रस्साकशी के खेल की पड़ताल कर रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता है। एक तरफ है सरकार की ताकत और दूसरी तरफ न्यायपालिका की आजादी। और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि जब कोई अदालत जाए तो फैसला कानून के हिसाब से हो, न कि किसी मंत्री के फोन कॉल से। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि न्यायपालिका की आजादी का ये संघर्ष संविधान से भी कहीं ज्यादा पुराना है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये मांग 1885 से उठ रही थी। यानी आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम से भी थी जिसमें एक ही अफसर जज भी था और एक तरह से जल्लाद भी। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इस रस्साकशी के खेल को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि संविधान ने इसके नियम कैसे बनाए, जमीन पर ये नियम कैसे काम करते हैं और कौन कब किस पर भारी पड़ा। तो चलिए इस बेहद जरूरी विषय की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं खेल के सबसे जरूरी नियम से। संविधान का अनुच्छेद 50 ये साफ साफ कहता है कि सरकार को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना होगा। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सोच संविधान बनने से भी पुरानी है। ऐसा क्यों था? आजादी के दीवानों को इसकी इतनी चिंता क्यों थी? इसकी वजह वो जमीनी हकीकत थी जो उन्होंने झेली थी। औपनिवेशिक काल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास पुलिस की ताकत भी थी, प्रशासनिक ताकत भी और न्यायिक ताकत भी। यानी जो अफसर आप पर शांति भंग करने का आरोप लगा रहा है, वही अफसर आपको सजा भी सुना रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा कि इस मिलीजुली ताकत का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए बेरहमी से किया जाता था। अच्छा, एक ही व्यक्ति के हाथ में लाठी भी है, कानून की किताब भी और जेल की चाबी भी। ये तो बहुत ही खतरनाक समीकरण है। बेहद खतरनाक। और दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज भी इस खतरे को समझते थे। हमारे स्रोतों में 1793 का एक दस्तावेज है जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने खुद कहा था कि राजस्व वसूलने वाले अधिकारियों को न्याय करने का काम नहीं देना चाहिए। लेकिन बाद में 1871 में उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया और सारी शक्तियां वापस कलेक्टरों को दे दी, शायद प्रशासन चलाने में आसानी के लिए। इसी अनुभव ने हमारे संविधान निर्माताओं को सतर्क कर दिया। तो जब संविधान सभा में इस पर बात हुई होगी तब तो माहौल काफी गर्म रहा होगा। क्या सब लोग इस बंटवारे के पक्ष में थे? ज्यादातर लोग पक्ष में थे, लेकिन बहस जरूर हुई थी। 24 और 25 नवंबर 1948 को जब डॉक्टर अंबेडकर ने इसे पेश किया तो कुछ सदस्यों ने दलील दी कि गांव देहात में अगर एक ही अफसर के पास सारी ताकत हो तो काम जल्दी होता है, प्रशासन तेज चलता है। एक प्रैक्टिकल दलील थी हाँ बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर बख्शी, टेकचंद जैसे सदस्यों ने एक बहुत दमदार चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से ज्यादा अब अपनी ही सरकार और अपने ही नेताओं से न्यायपालिका को बचाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राजनीतिक और नौकरशाही का दखल बढ़ेगा जिससे जनता का भरोसा टूटेगा। और अंत में न्याय की निष्पक्षता वाली दलील ही जीती। तो संविधान में ये बड़ा सिद्धांत तो डाल दिया गया, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर जिला अदालतों में असलियत में कैसे लागू किया गया? क्योंकि असली लड़ाई तो वहीं लड़ी जाती है। इसके लिए संविधान के भाग बी में एक पूरा खाका तैयार किया गया, खासकर अनुच्छेद 233 से 237 तक। इसे आप एक तरह की फायरवॉल कह सकती हैं। फायरवॉल? हाँ, एक फायरवॉल जो निचली अदालतों को सरकारी दखल से बचाने के लिए बनाई गई। अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला जजों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन हमेशा हाई कोर्ट की सलाह पर। सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी जज नहीं बना सकती। तो ये तो हुई नियुक्ति की बात, लेकिन जजों के ट्रांसफर, प्रमोशन या उनके काम पर नियंत्रण किसका होगा? यहीं पर अनुच्छेद 235 सबसे मजबूत कड़ी बनकर आता है। ये साफ करता है कि जिला और नीचे की सभी अदालतों पर पूरा कंट्रोल हाई कोर्ट का होगा। सरकार या कोई अफसर उनके काम में दखल नहीं दे सकता। फिर एक और दिलचस्प अनुच्छेद है 237, जो राज्यपाल को यह ताकत देता है कि वो कुछ खास तरह के मजिस्ट्रेटों को भी कार्यपालिका के चंगुल से निकालकर न्यायपालिका के अधीन यानी हाई कोर्ट के कंट्रोल में ला सकते हैं। अच्छा, यहीं पर वो मजिस्ट्रेट वाला अंतर आता है जिसके बारे में हमारे स्रोत बताते हैं कि दो तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक न्यायिक और दूसरा कार्यकारी। ये क्या है? ये अनुच्छेद 50 के सिद्धांत का सबसे ठोस उदाहरण है। जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC देखते हैं तो ये बंटवारा साफ नजर आता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूरी तरह से हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। उनका काम है मुकदमों की सुनवाई करना, सबूत देखना और फैसले सुनाना। दूसरी तरफ हैं कार्यकारी मजिस्ट्रेट
जैसे जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम या एसडीएम, जो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। और उनका काम? उनका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, जैसे धारा 144 लगाना। सुनवाई और सजा देने का काम उनसे ले लिया गया है। तो जमीनी स्तर पर तो एक मजबूत दीवार बना दी गई है हाईकोर्ट के नियंत्रण वाली। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी किसी ने इस दीवार को फांदने या इसमें सेंध लगाने की कोशिश की? क्योंकि नियम बनाना एक बात है और उन्हें मानना दूसरी। बहुत बढ़िया सवाल, और इसका जवाब हमारे स्रोतों में मौजूद 1966 के एक बहुत ही मशहूर मामले में मिलता है, चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये मामला ठीक यही कहानी बताता है। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला जजों की नियुक्ति के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए जो बाहर से तो ठीक लगते थे, लेकिन उनकी नीयत में खोट थी। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने नियम बनाया कि न्यायिक अधिकारी भी जिला जज बन सकते हैं। अब सुनने में लगता है कि इसमें क्या गलत है, लेकिन मजे की बात ये थी कि जिन्हें वो न्यायिक अधिकारी कह रहे थे, वो असल में राजस्व विभाग के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे। अरे वाह! ये न्यायपालिका में पिछले दरवाजे से एंट्री कराने की एक कोशिश थी। मतलब सरकार अपने ही अधिकारियों को जज बनाना चाहती थी। ये तो सीधे सीधे उस फायरवॉल को तोड़ने जैसा है जिसकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कोशिश को पकड़ लिया। उस समय के जज न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार अपने ही अधिकारियों को जज बनाने लगेगी तो फिर आजादी का मतलब ही क्या रह जाएगा। ये तो टीम ए की खिलाड़ी को टीम बी का अंपायर बनाने जैसा है। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 233 में सेवा शब्द का मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यायिक सेवा है, कोई भी सरकारी सेवा नहीं। इस एक फैसले ने उस पिछले दरवाजे पर ताला लगा दिया। चलिए, निचली अदालतों की व्यवस्था और उसकी सुरक्षा की कहानी तो समझ में आती है, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर आते हैं तो ये रस्साकशी का खेल और भी ज्यादा जटिल और राजनीतिक हो जाता है। यहाँ तो बहस आज तक खत्म नहीं हुई है। हाँ, यहीं पर कोलेजियम सिस्टम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी का बड़ा विवाद सामने आता है। कोलेजियम सिस्टम, जो अदालती फैसलों से ही पैदा हुआ, मूल रूप से जजों द्वारा जजों की नियुक्ति की व्यवस्था है। इसका मकसद था कि जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल खत्म हो जाए, लेकिन समय के साथ इस पर भी गंभीर सवाल उठने लगे। और सबसे बड़ा सवाल था पारदर्शिता का, है ना? आरोप लगते थे कि ये एक बंद दरवाजे के पीछे काम करने वाला क्लब है, जहां कोई नहीं जानता कि कौन सा जज क्यों चुना गया और क्यों किसी का नाम खारिज कर दिया गया। एकदम सही। इसी पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही के अभाव की आलोचना के जवाब में 2014 में सरकार 99वें संविधान संशोधन के जरिए एनजेएसी कानून लेकर आई। इसका मकसद था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को ज्यादा खुला और डाइवर्स बनाया जाए। इस आयोग में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होने थे। सुनने में तो ये एक संतुलित व्यवस्था लगती है। इसमें न्यायपालिका भी है, सरकार भी है और समाज के लोग भी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द क्यों कर दिया? यहीं पर यह रस्साकशी अपने चरम पर पहुंच गई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत का मुख्य तर्क था कि यह कानून संविधान की बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें सरकार को सीधी भूमिका देकर न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर किया गया है। एक मिनट, लेकिन क्या ये अदालत द्वारा अपनी शक्ति को बचाने का मामला नहीं था? आलोचक तो यही कहते हैं, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र है, कि अदालत ने न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी भी बाहरी निगरानी को सिरे से खारिज कर दिया। ये बहुत ही वैध आलोचना है और इस पर आज भी बहस जारी है। सरकार का तर्क यही था कि कोलेजियम एक अपारदर्शी व्यवस्था है और एनजेएसी उसमें सुधार लाएगा। लेकिन अदालत ने एनजेएसी की बनावट में भी कुछ गंभीर खामियां पाईं, जैसे इसमें चयन का कोई स्पष्ट मानदंड नहीं था और सबसे विवादास्पद था 2 सदस्यों को मिला वीटो पावर। वीटो पावर? हाँ, इसका मतलब था कि कानून मंत्री और एक मनोनीत सदस्य मिलकर किसी भी काबिल उम्मीदवार का नाम रोक सकते थे, चाहे सारे जज उसके पक्ष में क्यों ना हो। अदालत को लगा कि ये राजनीतिक दखल का रास्ता खोल देगा। तो हम फिर वहीं पहुंच गए जहां से शुरू हुए थे। कोलेजियम में पारदर्शिता नहीं है और एनजेएसी को अदालत ने स्वतंत्रता के लिए खतरा बता दिया। तो इसका हल क्या है? ये सवाल तो आज भी हवा में तैर रहा है। बिल्कुल, और ये भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। नियुक्तियों का ये सीधा टकराव तो साफ दिखता है, लेकिन हमारे स्रोत एक और तरह के दबाव की ओर इशारा करते हैं
जो ज्यादा छुपा हुआ और शायद ज्यादा खतरनाक है, रिटायरमेंट के बाद जजों का सरकारी पद लेना। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। संविधान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सिर्फ वकालत करने से रोकता है, लेकिन कोई सरकारी या राजनीतिक पद लेने पर कोई सीधी रोक नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 50 की जो भावना है वो यहाँ भी लागू होती है कि न्याय करते समय जज पर भविष्य में किसी पद का लालच हावी ना हो। क्या इसका कोई ऐसा ठोस उदाहरण है जिससे ये खतरा साफ समझ में आए? कई उदाहरण हैं, लेकिन स्रोतों में जस्टिस बहरुल इस्लाम का मामला सबसे चौंकाने वाला है। वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे। दिसंबर 1982 में उन्होंने बिहार के एक बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया था। उस फैसले पर काफी सवाल उठे थे। और फिर क्या हुआ? कहानी का असली मोड़ अब आता है। अपने रिटायरमेंट से सिर्फ 6 हफ्ते पहले उन्होंने अचानक सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के अगले ही दिन उन्हें एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिल गया। क्या कह रहे हैं? मतलब रिटायरमेंट से ठीक पहले मुख्यमंत्री को बरी करना और अगले ही दिन चुनाव का टिकट मिल जाना, ये तो बहुत ही सीधा सीधा मामला लगता है। ये तो न्यायपालिका में जनता के भरोसे को हिला देने वाली बात है। बिल्कुल। इस घटना ने एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी कि क्या उस फैसले और इस राजनीतिक इनाम के बीच कोई क्विड प्रो क्वो यानी कोई लेन देन था। भले ही कुछ साबित न हुआ हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं न्याय की निष्पक्षता पर एक गहरा दाग छोड़ जाती हैं। ये शक पैदा करती हैं कि क्या जज का फैसला कानून पर आधारित था या भविष्य के किसी पद के लालच पर। हमारे स्रोतों में अमेरिका की मॉडल का भी जिक्र है, जो इस मामले में हमसे बिल्कुल अलग है। हाँ, अमेरिका में संघीय जजों को अच्छे व्यवहार तक यानी लगभग आजीवन कार्यकाल मिलता है। वो रिटायर ही नहीं होते, तो रिटायरमेंट के बाद पद मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे वो राजनीतिक दबाव से काफी हद तक मुक्त रहते हैं। हालांकि इसके भी अपने नुकसान हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि इससे जज बदलते हुए समाज की जरूरतों से कट जाते हैं और कई बार बहुत बूढ़े हो जाने पर भी पद पर बने रहते हैं। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? आज की हमारी इस बातचीत से ये तो साफ है कि न्यायिक स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो संविधान में लिख दी और वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, एक नाजुक संतुलन है। और भारत के सामने आज भी वही बुनियादी चुनौती है। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे लाई जाए बिना न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए। कॉलेजियम की अपनी खामियां हैं और एनजेएससी का प्रयास विफल रहा। रास्ता बीच में कहीं है, लेकिन वो रास्ता अभी तक मिला नहीं है। और ये संतुलन सिर्फ वकीलों और जजों की एकेडमिक बहस नहीं है, इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। जब न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखती है, तभी एक आम नागरिक का लोकतंत्र में विश्वास बना रहता है। इसी के साथ हम आज की एक गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं, लेकिन सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों ने रिटायर्ड जजों की विशेषज्ञता का सार्वजनिक सेवा में उपयोग करने और न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के बीच का तनाव उजागर किया है। सवाल यह है कि अगर हम रिटायर्ड जजों के कोई भी सरकारी पद लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दें, तो क्या हम उनके दशकों के अनुभव और कानूनी समझ को बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, या फिर न्यायपालिका की साख पर कोई दाग न लगे। इसके लिए ये एक जरूरी कीमत है जो हमें चुकानी ही चाहिए।